हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पे। और पिछला वीडियो जो पार्ट 2 था मॉडर्न फिजिक्स का, उसमें हम लोग 21 तक देख चुके थे और इस वीडियो में हम लोग 22 को देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेट K1 K2 be maximum kinetic photoelectric emitted when two monochromatic beam of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively are incident on a metallic surface। और यहाँ पे एक चीज गिवन है, लैम्डा 1 जो है वो 3 टाइम्स है लैम्डा 2 के। तो ये चीज सबसे पहले लिख लो। काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा है, तो K1 जो है इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस है वर्क फंक्शन। और K2 क्या है, इंसिडेंट एनर्जी 1 के लिए और इंसिडेंट एनर्जी ये 2 के लिए। ठीक है, ये 1 है। देखो वर्क फंक्शन तो एक ही मेटल दोनों के लिए सेम होगा, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो K1 को और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Hc/λ1 माइनस वर्क फंक्शन। और ये जो है चीज, सेकंड बॉक्स जो अभी मैंने बनाया, इसको K2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Hc/λ2 माइनस 5। हाँ सर। और यहाँ पे देखो लैम्डा 1 जो है वो 3 टाइम्स है लैम्डा 2 को, तो लैम्डा 1 को अगर काट के हम 3 लैम्डा 2 डायरेक्ट लिख दे तो कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और ये जो दूसरा बॉक्स है वो इक्वेशन 2 हो गया। ऑप्शन की तरफ देखो तो हम लोग को कंपैरिजन करना है K1 K2 में सिर्फ K1 और K2 बचना चाहिए, मतलब बाकी सब चीज लगभग कट जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, K1 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो K1/K2 का, तो उससे कुछ पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चलता है, तो इसको हम लिख सकते हैं Hc/λ2 या 3 होगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई Hc बाई λ2 माइनस 5। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा आगे तक स्टेप जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन हम लोग को यहाँ पे लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 है ना, 3 को 1 बाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी 3 देना होगा। हाँ सर, हाँ सर, आपने 3 कॉमन ले लिया, तो एक बार फिर से थोड़ा साफ सुथरे नहीं लिखा है, ये 3 5 कॉमन ले लिया। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि हम लोग को अप्रोक्सीमेशन लेना होगा, तो अप्रोक्सीमेशन में अगर देखो Hc/λ2 है माइनस, यहाँ 3 टाइम्स वर्ड फंक्शन कर रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे, घटा रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि इसमें मैं बताऊंगा नहीं, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यू जो है 3 टाइम्स वर्ड फंक्शन जो है वो माइनस हो रहा है इससे। और इसमें बस सिंगल टाइम्स जो है वर्ड फंक्शन माइनस हो रहा है इससे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो होगा, और ये क्या कर, वो न्यूमरेटर जो वो होगा छोटा डिनोमिनेटर से। और जो 1/3 है ना, देखो इसको भी गायब किया जा सकता था, लेकिन ऑप्शन में देखो यार 3 3 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेते तो 3 भी गायब हो जाता। तो हम क्या करते हैं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। 3 उस तरफ जाएगा तो 3K1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा K2। ठीक है, तो अगर K2 है और बीच में हम लोग K2 इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करोगे ना, तो K2 छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है वो छोटा आएगा, 1 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो 3 टाइम्स K1 इज ग्रेटर देन K2। अब देखो कौन सा अपना ऑप्शन सही है, इसको थोड़ा और आगे तक अगर सिंप्लीफाई कर ले, इसी में साइड में अगर लिखे, तो K1 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, या फिर एक और काम कर सकते हैं। देखो ऐसे नहीं करते, इतना तो देखो 3 को तो उधर हम K1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं 3K1/K2। और अभी अभी मैंने बोला कि ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब वो 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वो 1 से छोटा आएगा। मतलब ये पूरा वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराए तो ये 1 से छोटा आएगा। ठीक है, 1 से छोटा आएगा, तो यहाँ से K1 क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा K2/3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, अपना ऑप्शन
डी जो है वो सही हो गया, बाकी सब गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो है इतना दूर वो 1 से छोटा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम एंड ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। देखो, अ, अगर रेडियो एक्टिविटी को अगर हम देखें तो ये होता है एन नॉट ई रेज टू पावर लैम्डा टी। जो रेडियो एक्टिविटी होता है ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो रैंडम वाला चीज तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन को ये फॉलो करता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको फॉलो करता है। इस कारण से ऑप्शन ए जो है वो तो अपना इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ अनडिके प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिके एक्सपोनेंशियल विथ टाइम। तो क्या ये डिके होता है, घटता है समय के साथ? इसका भी जवाब इसी इक्वेशन में छुपा है। आप देख सकते हो ये घटता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पावर में माइनस लगा है। तो इसको आप लॉग में तोड़ोगे ना, तो इसका ऐसे ग्राफ में बता दूं, इसका जो रेडियो एक्टिव का ग्राफ होता है वो लॉग के साथ ऐसा दिखता है, मतलब ये समय के साथ घटते जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी भी बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल डिके होते जाता है, कमते जाता है। तो हाँ, बात सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो तो अपना सही हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं, slope of a graph of log ln number of decay versus time represent the reciprocal of mean life tau। चलो ये भी देख लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे ln दोनों तरफ ले रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ln लेते हैं। तो ln n और ln n नॉट, देखो जो भी है आपको लॉग पता होना चाहिए, मैं बस डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो लॉग में प्लस में टूट जाता है, और यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव नीचे आ जाएगा लॉग के, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस। ठीक है, और और ये पूरा चीज पावर का नीचे आ जाएगा, लैम्डा टी आ जाएगा, और बचेगा एल एन ई। ठीक है, और एल एन बी का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं एल एन। और हमको मालूम है कि जो टाउ होता है वो 1/लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, टाउ जो होता है मीन लाइफ, वो 1/लैम्डा 1/मीन लाइफ के बराबर होता है। सॉरी, जो टाउ होता है, जो मीन लाइफ होता है, ये जो मीन लाइफ होता है वो हाफ लाइफ के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो ये चीज याद रखना, इसमें काम आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की जगह 1/टाउ लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो इसको एल एन, ठीक है, एल एन, और यहाँ पे एल एन नॉट माइनस माइनस आप 1/टाउ लिख दो। ठीक है, कहाँ से लिखा, लैम्डा के जगह 1/टाउ लिख दिया, क्योंकि ये नोन बात है, ये एक्स्ट्रा चीज आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है। तो अगर आप देखोगे तो हाँ सर, जो अपना ये हो गया y इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, तो ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, मतलब ये m मतलब स्लोप हो गया, तो 1/2 मतलब ये तो रेसिप्रोकल है इसका मीन लाइफ का। तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। मुझसे एक जगह गलती हो गया, वीडियो पॉज करके मुझे पता चला कि ये जो टाउ होता है ये तो मीन लाइफ होता है, और जो ये लैम्डा होता है वो तो रेट कांस्टेंट होता है, जो केमिकल काइनेटिक्स में के होता था एल एन, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको याद हो तो, कि आपका जो हाफ लाइफ होता था फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो ln2/k होता था। ठीक है, कि मतलब रेट कांस्टेंट, तो वही चीज है ये। और फिजिक्स में टर्म में इसको के को नहीं लैम्डा से डिनोट किया जाता है, उसी चीज है। तो ये जो है ना वो रेट कांस्टेंट है। अच्छा, तो ये चीज मैं सुधार करना चाहता था। अब ऑप्शन ऑप्शन डी नहीं, हम लोग स्टेटमेंट डी पे पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा एंड द प्रोडक्ट हाफ लाइफ टी हाफ इज नॉट अ कांस्टेंट। तो कुछ रिलेशन मालूम हो, जैसे अभी अभी ही मैंने एक बात बोली, क्या बोली, कि जो अपना लैम्डा होता है ना, लैम्डा वो होता है, या फिर ऐसे लिखो, जो हाफ लाइफ होता है ना, हाफ लाइफ, आप केमिकल काइनेटिक्स को भी धीरे धीरे याद करते चलो, वो होता है ln2/लैम्डा। ठीक है, ये होता है हाफ लाइफ। क्योंकि लैम्डा यहाँ पे के मैं नहीं लिख सकता था, क्योंकि ये फिजिक्स है,
और फिजिक्स में लैम्डा ही लिखा था है रेट कांस्टेंट को। बोल रहा है ना कि इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो हम लोग दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और उतना करने की जरूरत में नहीं है। आपको पता चल गया होगा कि ln2 एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे बोला है नॉट कांस्टेंट, तो स्टेटमेंट डी जो होगा अपना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बी और सी, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जे मेंस में कितना सिंपल सिंपल सवाल पूछने लगा है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, ये सिर्फ फॉर्मूला पे बन जाएगा। रेडियो एक्टिविटी जो है वो 2.56 इंटू 10⁻³ CI, ठीक है, क्यू क्यू है। ये ये CI क्या है, तो ये CI है क्यूरी, ठीक है, क्यूरी, ये इसको हम लोग क्यूरी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी का ये SI यूनिट होता है, ठीक है, SI यूनिट होता है, हाँ शायद SI यूनिट होता है, मतलब कोई यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी, हमको उससे मतलब नहीं है। खैर हमको इस यूनिट से ही मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है 5 डेज का, ठीक है। आपको बताना है कि ये कितना दिन बाद, कितना डेज बाद इसका जो एक्टिविटी है 2 × 10⁻⁻5 क्यूरी हो जाएगा। तो सिंपल है, एक्टिविटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है A0 लैम्डा टाइम्स, 1 सेकेंड में एक बार फॉर्मूला देख लूँ। ओके, तो लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है A0 e⁻⁻ ओके, हाँ। तो हमको पहुंचाना कहाँ, हमको पहुंचाना कितना है, इतना पहुंचाना है, ठीक है, मतलब 2 × 10⁻⁻5, ठीक है। और शुरुआत में कितना था, ये शुरुआत का है, ठीक है। तो ये 2.56 आपका इंटू 10⁻⁻3, और उसके आगे e⁻λt, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इस तरफ ले आते हैं और ये इतना चीज को एक तरफ रखते हैं, बाद में थोड़ा आसानी होगा। तो अगर हम इसको इस तरफ ले आए, डिवाइड कर दे इसको, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2⁻⁻7। आप डिवाइड करके देखना, लगभग इतना ही आएगा। और ये किसके बराबर है, e⁻λt के। अब क्या करते हैं, मैंने क्यों इसको इस तरफ लाया, कारण आप क्या करते हैं, क्योंकि मुझे ई गायब करना था। ये जो लॉग का है, लॉग कोई लॉग से ही ये जो एक्सपोनेंशियल है ये लॉग से ही गायब हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ln ले लेता हूँ, तो यह -7 ln2, ठीक है, और -λt ln e, तो ln e तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने का फायदा नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। और टी क्या है, ये तो टाइम है जो कि हमको खोजना है। हाँ सर, तो टी को एक तरफ ले आते हैं, तो बचा क्या, 7 ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और ध्यान से देखो, हमारे पास हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ln2 डिवाइडेड बाई जो अपना क्या होता है, ln2 हाफ लाइफ जो होता है वो होता है ln2 बाई लैम्डा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। केमिकल काइनेटिक्स याद करो, हाँ तो सर याद आ गया। इस हिसाब से हम लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से टी कितना हो जाएगा, 7 ln2, और यह लैम्डा 2, और यहाँ पे ऊपर में टी हाफ, मतलब यहाँ से ऐसे कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो इसको मैं कैंसिल हटा ही देता हूँ। बस ये 7 इंटू हाफ लाइफ होगा, और हाफ लाइफ कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ लाइफ आपका 5 हाफ लाइफ। तो आप कर दोगे तो 35 डेज आ जाएगा, ठीक है, 35 डेज। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल था ना, ये जे मेंस का है लेवल। क्वेश्चन नंबर 25 एसर्शन रीजन का है, जिसमें हालत टीचर का भी खराब हो जाता है और बच्चा का तो होता ही है, और उसी टाइप का ये क्वेश्चन भी है। एसर्शन पढ़ते हैं। एसर्शन ये है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, पहले बता दें। एसर्शन ये है, द फोटो इलेक्ट्रिक डज नॉट, और the photoelectric does not take place if the energy of incident radiation is less than the work function of a metal। यही तो वर्क फंक्शन का डिफिनीशन ही होता है, सॉरी, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है जो आइंस्टाइन ने दिया था, वो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है।
किसी भी मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है, एक एनर्जी होता है, तो अगर उससे ज़्यादा एनर्जी उस पे इंसिडेंट कराया जाता है तो वो रेडिएट हो जाता है, इमिटेड हो जाता है, ठीक है? रेडिएट हो जाता है, अच्छा लैंग्वेज ये लग रहा है। अगर उससे कम दोगे तो वो रेडिएट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम दे तो फोटो इलेक्ट्रिक डज नॉट टेक, बिल्कुल सही बात है। और ये कोई ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट समझाने वाला था नहीं। तो हाँ, असर्शन तो एकदम सही है। रीजन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो ही जाएगा इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। बिल्कुल सही बात है। दोनों असर्शन और रीजन बिल्कुल भी सही है, तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। लेकिन रुको, ऑप्शन ए बोल क्या रहा है? बोथ ए एंड आर करेक्ट ऑप्शन। हाँ, बिल्कुल सही है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है? बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये कुछ हद तक तो सही लग रहा है। हद तक क्या, सही लग रहा है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सी डी तो ऐसे ही गलत। मतलब ऑप्शन ए तो आपका कैंसिल हो गया और यहीं पे बच्चे फंसते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट है, क्योंकि हमें रीजन बताना है। और रीजन देखो, स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये एसर्शन का सही रीजन नहीं है। रीजन क्या होना चाहिए कि एक उसके पास पहले से न्यूक्लियस को लिमिटेड होने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, और वो एनर्जी उसके पास होती। ये एकदम करेक्ट रीजन होना चाहिए। वो एनर्जी उसके पास होती है और किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए उससे ज्यादा का एनर्जी उसको देना पड़ता है जो उसके पास पहले से मौजूद है। तो अगर हम उसको उतना उससे कम एनर्जी दे रहे हैं तो बॉन्ड कैसे टूटेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होगा? तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ठीक है, तो रीजन के कारण ये ऑप्शन बी हो गया। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन तो आसान लग रहा है, लेकिन एक जगह बच्चा फंस सकता है इसके फॉर्मूला में। इम्पैक्ट पैरामीटर आ गया और बहुत लोग इसे इग्नोर भी करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रूट T1 एंड रूट 2 इम्पैक्ट पैरामीटर corresponding to scattering of angle 60 degree and 90 degree respectively when an alpha particle is approached to a gold nucleus for D1 equals to x time D2 the value of xp। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए T1 D2 इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है आप अभी याद ही कर लेना, क्योंकि जेईई मेंस सिर्फ फॉर्मूला पे चलता है, जो एडवांस की तरह नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट भी, फिजिक्स में तो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला बैठ के जाना। मतलब मैं बड़े बड़ा भाषण नहीं दूंगा कि कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, लेकिन जे देखो जरूरी तो है, ये आगे चल के आपको काम आएगा, लेकिन जेईई मेंस में ऐसा कुछ भी काम नहीं है। लेकिन जे एडवांस में काम आता है, तो क्यों ना हम लोग पहले से ही फॉर्मूला भी रटे और कॉन्सेप्ट भी समझे। लेकिन जेईई मेंस में आप फॉर्मूला जरूर रट के जाना। और फार्मूला रटने के लिए विडुंती चैनल है, उन्होंने पूरा 1 शॉट 11th का और 12th का कराया है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। वो बताते हैं। बाकी आपको जो अच्छा चैनल लगता है वहां पे देख सकते हो। मेरे नज़र में वो चैनल था तो मैंने आपको बता दिया। खैर, हाँ, यहाँ से इस फॉर्मूला पे बनेगा। देखो, ये बी जो है इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, बी को आप डी से भी डिनोट कर सकते हैं, या ये जो T1 D2 है ना, इसको कॉमन डी से डिनोट किया जाता है। खैर, मैं इम्पैक्ट पैरामीटर को बेसिकली पी से डिनोट किया जाता है। और जेड क्या है, ई क्या है, कॉट थीटा बाई 2 क्या है? जेड तो आपको पता है। देखो, इतना तो मालूम होगा आपको, पहला चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड है। ई स्क्वायर्ड है। और ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। खैर, इस क्वेश्चन में काम नहीं है इसका, इसलिए मैं देख नहीं पाया कि क्या था। हाँ, ये एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ये। और ये कॉट थीटा कितना डिग्री से ये डिफ्लेक्ट होगा। बेसिकली हमको ये बोलना है कि जो बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉट थीटा बाई 2 के। ठीक है, कॉट थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि √D1 बाई √D2 डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉट थीटा बाई 2 मतलब 30 डिग्री। 60 का आधा 30 डिग्री, 90 का आधा 45 डिग्री।
आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज क्यों होगा ना कि इसका आप 1 मिनट रुकना, मैं बता दूं कितना वैल्यू होता है। तो अगर जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका आएगा √3, मतलब √T1/√T2, ये आ जाएगा √3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ रूट भी हटाना है आपको, T1 D2 में बताना है, √T1 √T2 में नहीं। तो अगर आप देखो स्क्वायर कर दो तो अपना 3 × D2 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अपना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये सवाल सिर्फ और सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, जैसे कि अल्फा अल्फा डीके क्या करता है, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, ठीक है, गामा डीके। अब ये सब का वैल्यू समझ, देखो ऊपर जो है वो मास नंबर होता है, नीचे में आपका एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर में आपका मास नंबर होता है, नीचे में आपका एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर में आपका मास नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास, नीचे में एटॉमिक। तो जो अल्फा डीके होता है वो मास नंबर 4 से माइनस करवा देता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है अल्फा पार्टिकल वो -2 करवा देता है। वही तरफ बीटा डीके जो होता है वो मास नंबर के साथ तो कुछ नहीं करता है, वो चाहे बीटा निगेटिव हो चाहे बीटा पॉजिटिव हो। लेकिन जो एटॉमिक नंबर के साथ जो होता है, अगर यहाँ निगेटिव लगा हुआ है तो ये उल्टा काम करता है, एटॉमिक नंबर को 1 से ऐड कर देता है। और जो बीटा पॉजिटिव होता है वो निगेटिव की तरह ट्रीट करता है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट नेचर का होता है, तो -1। और ये जो गामा डीके है वो बहुत ही सिंपल है, वो कुछ नहीं करता है, नथिंग एल्स। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो मास नंबर डी का शुरुआत में कितना है, 182, ठीक है, 182 है। सबसे पहले क्या हुआ इसके साथ, अल्फा डीके हुआ, तो मास नंबर कितना हो जाएगा। मैंने अभी बोला कि मास नंबर आपका 4 से घट जाता है, तो -4 कितना हो गया, 178। ओके। बीटा डीके, बीटा डीके के बारे में, माइनस बीटा डीके के बारे में मैंने अभी अभी बोला है कि वो मास नंबर के साथ कुछ भी नहीं करता है, तो प्लस या माइनस जो भी करना हो 0, तो वो तो 178 ही है, ठीक है। तो ये इसका भी काम खत्म। बीटा डीके मास नंबर के साथ नहीं करता, वही एटॉमिक नंबर के साथ करता है, जो आगे हम लोग देखेंगे भी। फिर अल्फा, फिर वापस आ गया अल्फा, तो अल्फा को आप फिर से -4 कर दो, तो कितना हो गया, 174। और फिर गामा डीके, गामा डीके तो ना एटॉमिक नंबर के साथ कुछ करता है ना मास नंबर के साथ, तो प्लस माइनस 0। तो 174 किस में है, तो इसमें है और इसमें, मतलब ऑप्शन ए और बी में से कुछ होने वाला है, ठीक है। ये तो हम मास नंबर के बेस्ड पे कर रहे हैं, मास नंबर पे। अब थोड़ा एटॉमिक नंबर पे आते हैं, एटॉमिक नंबर जो हम लोग नीचे लिखते हैं। अच्छा, मैं ऊपर नीचे किसकी बात कर रहा हूँ पता ना, जैसे कि मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ तो ऑक्सीजन का मास नंबर जो होता है ना वो 16 होता है, ठीक है, 16, मेरे ख्याल से 16 ही होता है ना। छोड़ो, नहीं याद है, इसका कंफ्यूजन ऐसे ही खराब हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन या हीलियम ही लेते हैं, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 और मास नंबर जो होता है वो 4 होता है। तो ऊपर क्या होता है उसका, मास नंबर लिखते हैं। तो लिखने का तरीका है, ऊपर जब भी जो नंबर होता है ना किसी एटम के, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, और जो नीचे होता है वो उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। हाँ। तो ये जो पहला ऑप्शन जो है वो मास नंबर पे बेस्ड है, दूसरा ऑप्शन जो है ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये दोनों, ये सब एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। अच्छा, एटॉमिक नंबर सबसे शुरू में डी का कितना था, 74। सबसे पहले क्या हुआ, तो सर सबसे पहले हुआ आपका अल्फा डीके। जो अल्फा डीके क्या करता है, -2 कर देता है, तो -2 कर दिया, ठीक है सर, 72 हो गया। फिर क्या होता है, बीटा निगेटिव है, बीटा निगेटिव। तो बीटा निगेटिव जो होता है वो +1 कर देता है, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो ये उल्टा नेचर का होता है, तुम अगर आगे बढ़ो तो पीछे हटेगा, तो +1 कर देगा ये, +1 कितना हो गया, 73। और ये सिर्फ एटॉमिक नंबर के साथ ही ट्रीट करता है, एटॉमिक मास की तरह नहीं। वापस से अल्फा पार्टिकल आ गया, अल्फा पार्टिकल क्या करता है, -2 कर देता है, तो ये कितना हो गया, 71। 71, तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट, ऑप्शन बी अपना कैंसिल हो गया, बाकी तरह ये भी, डी भी और सी भी कैंसिल हो गया। तो आपको बस ये टेबल याद होना चाहिए। मेरा मन कर रहा है मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है, ऊपर जो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो एटॉमिक मास को 4 से माइनस कर देता है, ठीक है। और जो मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको 2 से घटा देता है। जो बीटा इलेक्ट्रॉन होता है वो
एटॉमिक मास के साथ तो छेड़खानी नहीं करता है, लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ +1 कर देता है, उल्टा नेचर का होता है। वहीं आपका बीटा जो प्रोटॉन होता है, वो एटॉमिक मास के साथ ये भी कुछ भी नहीं करता है, लेकिन ये उल्टा नेचर का होने के कारण पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव के साथ एटॉमिक नंबर को 1 माइनस कर देता है। और जो गामा डीके होता है, जो बहुत बच्चों को पसंद भी है, ये कुछ नहीं करता है, ना एटॉमिक नंबर के साथ, सॉरी ऊपर है एटॉमिक मास के साथ, और ना ही एटॉमिक नंबर के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 भी बन गया। थोड़ा समय लगा, लेकिन मैंने पूरा क्रिस्टल क्लियर समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है, ठीक है, और आप देखोगे तो 200 को कॉमन लिया है, साइन है, और ये ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा टी। आपने कुछ ये SHM या हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, उसमें इक्वेशन दिखा होगा, या फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चैप्टर में भी पढ़ा होगा इक्वेशन। तो ये जो 6 × 10⁻15 है ना, ये ओमेगा है। और इसमें क्या खासियत है कि इसमें दो दो ओमेगा है, ये भी ओमेगा है। ठीक है, तो ये भी ओमेगा है। क्या बोला, इफ लाइट फॉल्स इन मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऑल्दो हमेशा हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे खास कर बोला है मैक्सिमम लेने के लिए। या सर वर्ड नोन है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी ये नोटिस क्या कराना चाहता है कि हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। कराना ये चाहता है कि हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो चाहिए, और उसका फॉर्मूला होता है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो आराम से गिवन है 2.50, यहाँ आप देख सकते हो। तो मैंने तो यहाँ 2.50 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स चाहिए, मैक्स, और इंसिडेंट एनर्जी होता है एच म्यू। अच्छा सर, आप h/λ क्यों नहीं लिख रहे हैं, एच म्यू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ ओमेगा दिया है, और मुझे ओमेगा और म्यू के बीच में रिलेशन डायरेक्ट पता है। क्या सर पता है आपको? म्यू जो होता है वो आ, म्यू जो होता है वो ω/2π होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम के रेसिप्रोकल होता है, और टाइम पीरियड होता है 2π/ω। तो इसी का उल्टा अगर फ्रीक्वेंसी होता है, तो आप इस तरफ भी उल्टा कर दो तो ω/2π हो जाता है। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के बीच में रिलेशन। अब हमको बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट एनर्जी लेंगे ना, तभी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और वर्क फंक्शन तो फिक्स है 2.50, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगा? जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगा? जब मैक्सिमम ओमेगा होगा। तो आप अगर आप खोजो तो एच, और एच का वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन भी है, इतना लेना है। अब जब बोल दिया है तो इतना हम लोग को लेना पड़ेगा। 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ओमेगा। तो आप देखो कौन सा ओमेगा ले, कौन सा बड़ा ओमेगा है। ये 9 इंटू 10⁻15, ये 6 इंटू 10⁻15, 6 और 9 में 9 बड़ा होता है, इसलिए 9 ऊपर लेंगे और 10⁻15 लेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे 2π से। और पाई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 2.50। पाई का वैल्यू कितना होता है? अगर आप लोगे तो 6.28 आएगा। और इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर, ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व करो। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करोगे और उसमें से जो भी आंसर आएगा उसको 2.50 से माइनस करोगे, तो आपका 3.42 आएगा। ऐसा आप देख सकते हो, ये तो ये कैंसिल ही हो गया, 2.50 3.42 आएगा। तो 3.42 ऑप्शन डी है, इसलिए ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, और किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। यूनिट का खासकर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 15, ठीक है, सॉरी 5 years, और आफ्टर x years इट्स गिवन सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी गेट्स substance gets reduced to 6.25%, 6.25%, 6.25%। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? ये 1/16 के बराबर होता है, और 6.25 1/16 के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं 1/2⁴। मतलब ये x ईयर में इसका 4 हाफ लाइफ गुजर जाता है। ठीक है, 4 हाफ लाइफ गुजर जाता है। तो आपको बताना है कि 5 साल बाद इसका कितना होगा, एक्स का वैल्यू बताना है। और ये क्या
दूसरा कलर लेना चाह रहे हैं। तो इसको सबसे पहले समझो कि हाफ लाइफ जो है वो 5 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, और किसी एक्स साल के बाद ये जो है 6.25% रिड्यूस हो जा रहा है। तो 6.25 रिड्यूस हो जा रहा है, इसका मतलब है 1/16, और 1/16 को क्या लिख सकते हो, 2⁴, मतलब उसके बीच में 4 हाफ लाइफ गुजर गया होगा। हाँ, तो हमको एक्स का वैल्यू बताना है। तो समझो एक हाफ लाइफ 5 ईयर का, 2 लाइफ 10 ईयर का, फिर 15 ईयर का, और फिर 20 ईयर का, क्योंकि 4 हमको हाफ लाइफ बताना है। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 20। ये अपना आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, यही था आज के वीडियो में, और इसको आप बना लीजिए, इसको समझिएगा, और फिर आगे इसके अगले चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। अगला चैप्टर फिजिक्स का से ही होगा, PYQ, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।